केंद्र के स्तर पर एक संस्था है यूपीएससी की और राजस्थान के स्तर पर एक संस्था है आरपीएससी की। बस गंभीरता समझिएगा, ठीक है, बाद में आईना देखेंगे कि हम योग्य हैं कि नहीं है। सवाल यह है कि दो संस्थाओं पर जिम्मेदारी है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो 100% संपन्न हो, पहले पढ़ रहा है यहां तक, और 100% संपन्न हो, राष्ट्र को क्या बना दे, महाशक्ति, सुपर पावर बना दे। क्लियर है, रातों रात भारत को विकसित राष्ट्र बना दे। अब ध्यान से देखो कि सपोज करो इस संस्था को एडमिशन बढ़ाने के लिए एक अच्छा व्यक्ति चाहिए जो काउंसलर हो, हाँ या ना, और वो जो काउंसलर है उसने ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए किया हो या मैनेजमेंट में एमबीए किया हो। क्लियर है। अब इस संस्था के पास एक व्यक्ति ऐसा आता है जो राहुल गांधी की तरह हार्वर्ड्स पढ़ कर आया है, मैनेजमेंट में सपोज करो उसने एमबीए किया है, और एक व्यक्ति ऐसा आता है जो 12वीं पास है लेकिन पिछले 20 साल से कोचिंग की इंडस्ट्री में है और 20 साल का उसके पास अनुभव है कि वो चाहिए 12वीं पास हो परंतु एडमिशन लेने में, लोगों से बात करने में दुनिया में सक्षम है। पहले पढ़ा। तो अब ध्यान से देखो, जब ये दो विकल्प मेरे पास आएंगे तो मैं किसको प्राथमिकता दूंगा, 12वीं पास को। तो योग्यता से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज रखी गई है, दक्षता को। किसको रखा गया है, दक्षता को। क्लियर है कि आप हो सकते हैं योग्य हैं, तभी आप देखो कि यहां योग्यता नहीं रखी गई। अगर इनको स्मार्ट आदमी चाहिए होता, इनको इंटेलिजेंट आदमी चाहिए होता तो ये मिनिमम योग्यता में लिखते कि 30 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। क्लियर है, 8-9 साल का अनुभव होना चाहिए कि नहीं, कम से कम पीएचडी होल्डर होना चाहिए और अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, तब जाकर हम आईएएस बनाएंगे। पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 21 साल का मासूम चाहिए। क्लियर है, 21 साल का मासूम जो बीए पास हो। क्लियर है, बीए के बराबर कोई डिग्री हो, डिग्री नहीं हो तो डिप्लोमा भी चलेगा, और वो भी अगर अंतिम वर्ष में है कि कर रहा है तो भी हम स्वीकार कर लेंगे। बस आप तो हमें ऐसा व्यक्ति दे दो। क्लियर है, तो दोनों में रात दिन का फर्क है। ऐसा क्यों चुन रहे हैं वो आपको समझना है कि आप खुद सोचकर देखो इन दोनों संस्थाओं पर क्या जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा व्यक्ति चुने कि जो अधूरा हो कि पूरा हो, पूरा हो। क्लियर है, क्योंकि जिम्मेदारी तो इन्हीं की है कि अगर ये गलत व्यक्ति को चुनेंगे तो गलत व्यक्ति जाएगा तो गलत समस्याओं का समाधान होगा, और अगर सही व्यक्ति जाएगा तो सही चीजों का क्या होगा, समाधान होगा। तो आपको क्या करना होगा कि इन दो संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो वर्तमान में जॉब की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति का क्या हो, चयन हो। पहले पढ़ रहा है यहां तक, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, इन पर नैतिक दबाव कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। ये देश की आवश्यकता है। पहले पढ़ रहा है। अब आप अपने आप को क्या है, कांच में देखो और देखकर महसूस करो कि ये आवश्यकता हम पूरी करने के योग्य हैं कि नहीं है। क्लियर है, ये तो आपकी पहली सच्चाई है जब आपको इस फील्ड में अपने पैर रखने चाहिए, ये पहली सच्चाई है। ठीक है, अब रख दिए हैं तो एक अलग बात है। ठीक है, तब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, उसका कोई और समाधान ढूंढेंगे, या तो शीशा बदलेंगे, ठीक है, या तुम्हारा चेहरा साफ करेंगे, है ना, पर कुछ तो करेंगे, है ना। पर सच्चाई यह है कि आपको पहले तो यह समझना होगा कि नौकरी की आवश्यकता क्या है। एक ऐसा आदमी जिसके पास 100% समझ हो, पर विशेषज्ञ हो कि सामान्य हो, सामान्य हो, जो व्यवस्थाओं को समझ सकता हो। पहले पढ़ रहा है यहां तक। तो सामान्य आदमी हो, सामान्य समझ रखता हो, और ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र की सभी समस्याओं का समाधान करने के बारे में विचार रख दे। जरूरी नहीं है, आप ये मत समझो कि आप अकेले हैं जो भारत चलाएंगे। आप जैसे नमूने हर साल 1100 लेंगे। क्लियर है, और आप जैसे नमूने 35 साल की नौकरी करेंगे, तब जाकर हम आपको केंद्र में बिठाएंगे। यानी ये तो मानकर चलो कि 3500 एक साल में अगर हम 1000 लोग चुन रहे हैं तो 35 साल में 35,000 लोग कम से कम होंगे। 35,000 लोग उस स्टेज पर पहुंचेंगे, तब जाकर आपका कोई छोटा मोटा योगदान होगा। तो हम आपसे सब कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ ही आपको आना चाहिए,
पर कुछ तो आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप खुद सोचो, भारत सरकार आपको एक तरीके से क्या है कि हीरा समझ कर ले रही है, क्लियर है, और आपको हाथ लगे और भारत सरकार के हाथ काले हो जाए और आप खुद कोयला निकले, तो फिर सरकार को आपको चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किस पर है, सरकार पर है कि इन दो संस्थाओं पर है। एक उदाहरण से समझिए, 2013 में यूपीएससी ने समिति बिठाई और निर्णय लिया कि हमें इस सिलेबस को बदलने की क्या है, आवश्यकता, क्लियर है। और 2013 में इस सिलेबस में जैसे यूपीएससी ने बदलाव किया तो राजस्थान सरकार इतनी मेहनती नहीं है, उसने भी घोषणा कर दी कि जैसा यूपीएससी ने किया ऐसा ही तुम कर डालो, क्लियर है। और 2013 में पूरे देश के 80% पीसीएस ने अपना सिलेबस एक साथ बदल डाला, क्योंकि यूपीएससी ने बदल डाला। यूपीएससी बेंचमार्क है। और जब यूपीएससी ने सिलेबस निर्धारित किया तो एक थीम रखी, यहां से अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी ने थीम क्या रखी कि पहले क्या था कि हम एक ऐसा लड़का चुनते थे जिसके पास सूचना ज्यादा है, क्लियर है। इसको हम लोग कहते थे इंटेलिजेंट आदमी, 90% वाला, 99% वाला। और ऐसा आदमी क्या करेगा, जब नौकरी करने आएगा तो पहले हम उसको समस्या बताएंगे कि राष्ट्र की ये समस्या है, और फिर वो क्या करेगा, उस समस्या का क्या कर देगा, समाधान। पर उसको समस्या बतानी पड़ेगी क्योंकि वो तो सिर्फ इंटेलिजेंट आदमी है। तब 13 में सिलेबस की एक थीम रखी कि हम उल्टा क्यों कर रहे हैं, हम एक ऐसा व्यक्ति चुने जो समस्या का क्या कर सके, समाधान कर सके। इंटेलिजेंट मत चुनो, ऐसा मत सोचो कि पहले इंटेलिजेंट ले आओ, उसके बाद उसको हम पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर उसको समस्या पढ़ाएंगे, फिर उससे उम्मीद करेंगे कि अब बता समाधान क्या है। इससे अच्छा है आदमी ऐसा चुनो जो पहले से जानता हो कि समस्या क्या है, और उससे एग्जाम में ही पूछो कि उस समस्या का समाधान वो कैसे कर सकता है। और यदि वो कर सकता है तब तो उसका चयन करो, वरना उसको घर भेजो, क्योंकि वरना कल को यही आदमी क्या करेगा, पत्नी के दबाव में सुसाइड करेगा। यही आदमी सपोज करो राष्ट्र के काम आएगा कि राष्ट्र की चुनौती बनेगा। तो इस थीम के आधार पर सिलेबस रखा गया। और 2013 में एक ही सिलेबस का थीम है, और यही आपकी असली तैयारी है। ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्र की जितनी भी समस्या है, इन सभी समस्याओं का क्या करना है, और समाधान भी कौन सा होना चाहिए, स्थायी समाधान, क्लियर है। एक ही लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्र की जितनी भी समस्या है उस समस्या का क्या करना है, समाधान, और वो भी कौन सा करना है, स्थायी समाधान। बस फर्क क्या है 13 और 13 से पहले। 13 से पहले क्या है कि आप तो बस ये प्रमाणित कर दो कि तुम पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, बाकी काम हमारा है। मेरे जैसे नमूने खड़े किए जाएंगे, वो ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे कि गरीबी क्या होती है, और फिर आपसे पूछेंगे गरीबी समझ में आई कि नहीं आई। तब आप इंटेलिजेंट थे ही, आप कहेंगे साहब बिल्कुल समझ में आई, गरीबी के 2 प्रकार होते हैं, क्लियर है। अब सवाल है, अब आपको फिर कहा गया अब जाओ अपने अपने जिलों में और गरीबी मिटा दो। तो लड़के ने गरीबी के 2 प्रकार समझकर खुद की गरीबी मिटा ली और वापस लौटा और कहा देखो साहब गरीबी मिट गई, क्लियर है। पर 13 के बाद क्या कहा गया है, क्या वैसा नहीं है। अब लड़के से पहले ही पूछ लो कि गरीबी जानता है कि नहीं। उससे पहले ही पूछो कि अगर हम तेरे को आईएएस बनाएं तो गरीबी का समाधान कैसे करेगा, बेरोजगारी कैसे हटाएगा, राष्ट्र कैसे चलाएगा। तब निर्णय लिया गया समस्या का समाधान वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास समस्या की क्या हो, समझ हो। ध्यान से सुनना इन लाइनों को कि समस्या का समाधान वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास समस्या की क्या हो, समझ हो, और समस्या जानता हो, और समस्या का क्या कर सके, समाधान, और वो भी कौन सा, स्थायी। पर बहुत से लोग जानते बहुत कुछ है, पर यदि व्यक्तित्व कमजोर होता है तो कुछ कर नहीं पाते। व्यक्तित्व कमजोर होने का अर्थ है कि आदमी की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो कम जानता हो पर चीजों को समझ सके। तो एक 8वीं फेल आदमी साधु हो सकता है, संत हो सकता है, और उसको जब आपने क्या किया है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया है, तो हो सकता है उसके पास समझ कम है उस व्यक्ति की तुलना में जो MBA किया हुआ हार्वर्ड से, जो पहले राज्य चला चुका है। पर परिणाम हम क्या देख रहे हैं कि जो पहले पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है उसकी अध्यक्षता में तो एक व्यक्ति फल फूल कर आतंकवादी बन जाता है, 400 करोड़ की अवैध संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, और एक साधु के नेतृत्व में ऐसी हालात हो जाती है कि कोई समझ ही नहीं पाता।
और आज कानून बिगड़ा कि कानून स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। इसलिए व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3 थीम रखी गई। जो समस्या की समझ है वो हम पूछेंगे प्री एग्जाम में। किसमें पूछेंगे? प्री एग्जाम में। यानी प्री एग्जाम में सवाल की प्रकृति का सिर्फ एक आधार होगा, वो आधार ये होगा कि जितनी भी समस्याएं राष्ट्र की हैं उनके बारे में आपकी समझ है कि नहीं है। यानी हम प्री में आपसे बस इतना पूछेंगे कि गरीबी की परिभाषा क्या है, बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, राष्ट्र के अंदर राज्य निर्माण बनाने की प्रक्रिया क्या है, क्षेत्रवाद किसको कहते हो, पर्यावरण में संकट किसको कहते हो। ये बेसिक चीजें हर सब्जेक्ट की हम आपसे पूछेंगे। लेकिन हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि गरीबी हटाओगे कैसे, हम तो बस आपसे गरीबी की क्या पूछ रहे हैं? समझ। यानी समस्या की समझ पूछ लो। यदि उस बच्चे को समझ है तब तो उससे समाधान पूछने की जरूरत है। अब समझ ही नहीं है और आपने उसको मेंस प्री पास कराकर मेंस में बिठा लिया तो क्या फायदा। तो आप पहले स्तर पर एग्जाम में बस ये देखो कि बच्चे के पास समझ है कि नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेंस में ये देखो कि वो समस्या की जानकारी रखता है कि नहीं। क्लियर है? ध्यान से सुनना। और अगर जानकारी रखता है तो फिर उससे ये पूछो कि समाधान क्या होगा। और अगर समाधान जानता है तो फिर उससे ये पूछो कि बेटा दोबारा ऐसी कोई समस्या न आए, इसके लिए स्थायी समाधान क्या होगा। क्लियर है? और ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसका व्यक्तित्व क्या हो? मजबूत हो। जिसका व्यक्तित्व क्या हो? मजबूत हो। ऐसे में मेंस एग्जाम के दौरान ये 4 चीजें देखी गई हैं। समस्या की जानकारी रखता हो, समाधान कर सके। क्लियर है? अब प्री और मेंस में फर्क हो गया कि यहां सिर्फ ये समझ सके कि बेसिक, और यहां क्या हो कि कारण समझ सके, मूल चीजें बता सके, अपनी भावनाएं समझा सके। प्री में हम यही पूछेंगे कि गरीबी क्या होती है, पर मेंस में हम पूछेंगे कि गरीबी आई कैसे, ये आप बताएं। तो अगर आपको आने का पता होगा तो भेजने का भी पता होगा। क्लियर है? तो अब सवाल है कि जो इंटरव्यू लेंगे उस इंटरव्यू का एक ही मकसद है कि आपका व्यक्तित्व कितना मजबूत और कितना कमजोर है। हो सकता है ज्ञान मनमोहन सिंह के पास ज्यादा था पर व्यक्तित्व कमजोर था, और हो सकता है ज्ञान नरेंद्र मोदी के पास कम है पर व्यक्तित्व क्या है? ज्यादा। तो राष्ट्र बेहतर कौन चला पा रहा है? नरेंद्र मोदी। तो व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। तो एग्जाम की 3 सोच है। प्री में हम पूछेंगे समस्या की समझ, मेंस में पूछेंगे समस्या की जानकारी, समाधान, स्थायी समाधान और मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। क्लियर है? और इंटरव्यू में पूछेंगे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व 2 जगह है। एक हम आप अपने बारे में लिख कर बताओ कि कैसे आदमी हो, और एक हम आपको पूछेंगे फेस टू फेस कि आप कैसे आदमी हो। दोनों में एक फर्क होगा। जब आप लिखेंगे तो हम आपसे ज्यादा चीजें पूछेंगे तो क्या होगा कि आपकी सच्चाई बाहर निकलना क्या होगी? पर लिखने में और बोलने में एक फर्क है। गुरुजी आपको कहें कि आप कैसे व्यक्ति हैं लिख कर बताओ, तो आप सोच सोच कर लिखेंगे। आप जिंदगी के सारे पापों को छुपाएंगे और पुण्य पुण्य लिखते जाएंगे। क्लियर है? और गुरुजी आपको सामने खड़ा कर ले और कहें कि अब बता पाप और पुण्य क्या क्या किए हैं, तो सोचने का समय नहीं है। अब जो मुंह पर आया सब बताते जाओगे। इससे गुरुजी को आइडिया लग, और लंबी फेंक कर शुरू करोगे। सपोज करो सोच रहे हो एकदम, गुरुजी 2 मिनट का समय दो, देखते हैं कौन सा अच्छा काम जिंदगी में कभी किया है कि नहीं किया, और फिर वो बताएंगे। तो 30 मिनट में आपका अंदाजा मुझे लग जाएगा कि आप किस सोच के व्यक्ति और किस सोच के व्यक्ति नहीं है। ये पैटर्न तीनों ही एग्जाम के अंदर है। और आप जरा देखो समस्या की जानकारी क्या है। पल्ले पढ़ाई यहां तक? जोर से बोलो हाँ ना। अगर समस्या की जानकारी जाननी है, राष्ट्र की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं की शुरुआत या तो इतिहास से हुई है। आज जितनी भी समस्याएं हैं राष्ट्र में, या तो उसकी शुरुआत का कारण क्या है? इतिहास। जैसे आज की कोई भी समस्या बताओ, प्रमुख समस्या किसको मानते हो राष्ट्र में? जैसे गरीबी है, सपोज करो जात पात के मुद्दे हैं कि नहीं है, राष्ट्र में भूखमरी है कि नहीं है, राष्ट्र में महिलाओं का विकास कम हुआ है कि नहीं हुआ, यही है। इन्हीं पर आपको क्या करना है? समाधान। राष्ट्र में बेरोजगारी है, राष्ट्र में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है, यही है। और कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दोगे, सब एक ही जगह से निकलेगा। या तो राष्ट्र की समस्या किस वजह से है? इतिहास की वजह से। जैसे आज जात पात का मुद्दा किसकी वजह से है?
इतिहास की वजह से, दास प्रथा की वजह से। आज अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है तो किसकी वजह से है? भारत और पाकिस्तान के विभाजन की वजह से, उस ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से, और आज उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। आगे बढ़ी है अलग अलग कारणों से, पर कहीं ना कहीं मुद्दा किसकी वजह से है? इतिहास की वजह से। और या फिर किसकी वजह से? भूगोल की वजह से। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं हो रहा, भूगोल बाधा है। जम्मू कश्मीर अलग होने की बात कर रहा है, भूगोल बाधा है। वरना कभी सुना हो मध्य प्रदेश ने कहा आजाद राष्ट्र बना दो? सुना ऐसा? सीकर ने कभी कहा हो कि हमको भी आजाद बनना है? नहीं। पर जो सीमावर्ती लोग हैं वही कह रहे हैं, तो भूगोल कारण है। जिनका कनेक्टिविटी नहीं है वही कह रहे हैं, तो भूगोल कारण है। ऐसे में या कारण कौन है? भूगोल। जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ पाएंगे कि राष्ट्र के जितने सामाजिक मुद्दे हैं उन सब की नींव जो है या जिसकी मूल जड़ जो है वो कहां से आती है? इतिहास और भूगोल से। तो ये है समस्या की समझ, और इसी को कहते हैं जीएस पेपर 1। क्या कहते हैं? जीएस पेपर 1। आपके जीएस पेपर 1 में सिलेबस में क्या है? इतिहास, भूगोल और सामाजिक मुद्दे। यही है। 2013 के बाद पहला पैटर्न कहता है कि लगभग 80 नंबर से हम पूछेंगे आपसे इतिहास, लगभग 80 नंबर से 90 नंबर तक हम पूछेंगे आपसे भूगोल। क्लियर है? और जो बच गया 70 नंबर 80 नंबर के आसपास, उससे हम आपसे पूछेंगे सोशल इश्यू। टोटल 250 नंबर का पेपर होगा। जब 13 में लागू हुआ था तब था 100 नंबर की भूगोल, 100 का इतिहास और 50 के मुद्दे। पर 13 से लेकर 23 तक 10 साल हो गए। अब बच्चों को मुद्दों पर समझ ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि कारण समझ में आ रहे हैं। और अब सारे मुद्दों के कारण इतिहास नहीं रहा है, इतिहास मूल कारण है। जैसे आज हिंदू मुस्लिम का दंगा है, तो इतिहास में मान सकता हूं कि अंग्रेजों की वजह से था, भारत पाकिस्तान के विभाजन की वजह से था। पर इस विभाजन को 80 साल हो गए, अब तो कोई और कारण होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि इतिहास और भूगोल का वेटेज कम करते जाओ और सामाजिक मुद्दों के मूल कारणों को और समझते जाओ। क्लियर है? यह आपका पहला पेपर है। क्लियर हुआ यहां तक? ये सिलेबस है, याद रखना। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जोर से बोलो। ये जोर से है, और जोर से बोलो। जीएस पेपर 2 क्या कहता है कि जब आपको समस्या की समझ हो जाए, उसके कारणों का पता चल जाए, तब आप हमें ये बताओ कि उसका समाधान कैसे हो सकता है। तब कहा गया कि एक समाधान तो संभव है पॉलिटी से, राजनीति से, कि देश में संविधान के अनुसार राष्ट्र चलाया जाए, संविधान की पालना हो और एक अच्छी शासन प्रणाली हो, गुड गवर्नेंस हो। क्लियर है? अपराधी बढ़ा सरकार की वजह से और अपराधी मिटा सरकार की वजह से। क्लियर है? तो अच्छा शासन होगा तो समस्या का निवारण होगा, और बुरा शासन होगा तो समस्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तकनीकी नहीं है। आज भारत और कश्मीर के मुद्दे में कश्मीर के लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार पाकिस्तान है। वो मूल जड़ है। पूर्वोत्तर राज्यों में चाइना मूल जड़ है। नक्सलवाद की समस्या में चीन और पाकिस्तान मूल जड़ है। खालिस्तान की समस्या में कोई पाकिस्तान जड़ है। तो अगर हम इनसे अच्छे संबंध रखेंगे, ये मदद नहीं करेंगे, तो शायद इन समस्याओं का क्या होगा? समाधान। तब राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से समाज में जो स्थापित होगा उसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय। तो सोशल इश्यू तो है मुद्दे, और सोशल जस्टिस है मुद्दों का समाधान। एक पेपर में ना लेकर दोनों में अलग अलग लिया है कि मुद्दे तो पढ़ो जहां से आए हैं और समाधान बताओ वहां जिसके जरिए होगा। क्लियर है? तो आज 100 नंबर की पॉलिटी है, 100 नंबर की आईआर है, 50 नंबर का सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का मतलब है गरीबी हटाने की नीति समझाओ, बेरोजगारी हटाने की नीति समझाओ। तो आपने टॉपिक पढ़े हैं कि क्षेत्रवाद क्या है? ये समस्या है। क्षेत्रवाद मिटाने के लिए राज्यों का निर्माण किया गया, ये समाधान है, तो पॉलिटी में हुआ। क्षेत्रवाद मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया गया, आईआर में हुआ। विकास के लिए दुनिया में पीपीपी मॉडल लाए गए, आईआर में हुआ। तो ऐसे में कुल मिलाकर जीएस पेपर 2 क्या है? समाधान। पर यह किस चीज का समाधान है? वर्तमान की समस्या का कि भविष्य की समस्या का? वर्तमान की समस्या का। क्लियर है? तो आपको कलेक्टर क्यों बना रहे हैं? कि समस्या आए कि ना आए, आज की तो मिटा ही दो,
और एक अच्छा कलेक्टर वो हो जो समस्या का क्या कर डाले, स्थायी समाधान। भारत विकसित कब होगा, जब भारत सुरक्षित होगा। क्लियर है? भारत विकसित कब होगा, जब सुरक्षा के साथ पैसा होगा और पैसे के साथ संसाधन तकनीकी होगी। क्लियर है? तो जीएस पेपर 3 देखो क्या कहता है कि आप सुरक्षा पढ़े। क्लियर है? आप आर्थिक विकास पढ़े। क्लियर है? आप तकनीकी पढ़े ताकि सीमित संसाधनों में बेहतर विकास कर सकें, और आप सतत विकास कर सकें इसके लिए पर्यावरण भी पढ़े ताकि आने वाली पीढ़ी को भी संकट ना झेलना पड़े। तो जीएस पेपर 3 देखो क्या क्या शामिल करता है, आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, तो सिर्फ तकनीकी है। क्लियर है? और पर्यावरण, यही है इकोलॉजी। इनको मिलाकर 250 नंबर का पेपर है कि नहीं है? 80 नंबर से आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र, पर फिक्स नहीं है, 70-80 एवरेज चलता रहता है। क्लियर है? 70-80 नंबर के आसपास आपसे पूछेगा तकनीकी। क्लियर है? और आजकल नए आयाम है, 100 तक तकनीकी पूछता है तो सुरक्षा शामिल कर लेता है, इन्वायरमेंट शामिल कर लेता है। दोनों को मिलाकर 50 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन यहां से होंगे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आपसे 4 चीजें पूछता है जीएस पेपर 3 में, अर्थशास्त्र, विज्ञान और तकनीकी, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा जिसको हम कहते हैं, और पर्यावरण। ये किसी भी समस्या का क्या है, स्थायी समाधान। एक ऐसा भारत जिस पर कभी हमले नहीं होंगे विकसित होगा। उसी भारत में पैसा कम निवेश होगा कि ज्यादा? ज्यादा। तो आज हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, आतंकवादी हमले बंद हो गए, तो दुनिया निवेश कम कर रही है कि ज्यादा? ज्यादा। तो सुरक्षा से क्या आया, विकास। आधुनिक तकनीकें हम बना रहे हैं, दुनिया को हम हथियार बेच रहे हैं, हम सीमित संसाधनों को बेहतर बना रहे हैं, हाईवे के ऊपर हाईवे बना रहे हैं। क्लियर है? हम स्पीड से ट्रेनें चला रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा आया, सुरक्षा आई, तो तकनीकी का इस्तेमाल होना क्या हो गया, शुरू। बस ध्यान रहे कि इस विकास में कहीं ऐसा ना हो कि आज की पीढ़ी का तो विकास हो और भविष्य की पीढ़ी फिर आपको रोए। क्लियर है? तो आप अतीक अहमद ना बन जाएं, ठीक है, कि सारा परिवार ही ले डूबे। ठीक है? तो आपको क्या करना होगा कि भविष्य की व्यवस्थाओं को भी देखना होगा। इसके लिए समाधान है कि पर्यावरण को भी संतुलित रखा जाए, सतत विकास को सुनिश्चित किया जाए। ये आपका जीएस पेपर 3 है। पहले पढ़ा? जोर से बोलो हाँ ना, और जोर से, ये पीछे वाली आबादी खराब कर दी थे। जोर से बोलो। ठीक है? समझ में आया यहां तक? तुमको पढ़ाना भी संघर्ष है। ठीक है? जीएस पेपर 4 क्या कहता है कि लड़के की इथिक्स चेक करो, नैतिकता चेक करो कि उसमें मूल्य हैं कि नहीं है, इंटीग्रिटी है कि नहीं है। हो सकता है लड़का इंटेलिजेंट हो, पर हमने इंटेलिजेंट लड़कों के कुछ नाम सुने हैं। नाम है चंद्रशेखर। क्लियर है? तिहाड़ जेल में बंद है ना? जैकलिन फर्नांडिस को सेट किया। ठीक है? 70 करोड़ रुपए दुनिया से लूटे। इंटेलिजेंट था तभी लूट पाया, हाँ या ना? सारी समझ रखता था तभी कर पाया। और दुनिया में एक नहीं अनेक हीरोइन सेट कर पाया जिनके साथ तुम फोटो खिंचाने की भी नहीं सोच सकते हो। ठीक है? तो इंटेलिजेंट आदमी ऐसे ही होते हैं। नटवरलाल याद है? ताजमहल बेच डाला। ठीक है? ओसामा बिन लादेन इंटेलिजेंट था। तो हमें ऐसा इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा। अतीक अहमद के लड़के भी इंटेलिजेंट हैं। 17 साल के बच्चे दोनों जेल में हैं। तो 17 साल की उम्र में तुमने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए, और उन्होंने दुनिया में हत्याएं कर कर जेल पहुंच गए। तो इंटेलिजेंट हुए कि नहीं हुए? तो एक चीज बस ध्यान रखनी है कि इंटेलिजेंट आदमी अच्छे गुणों का हो कि बुरे गुणों का हो? अच्छे गुणों का, जो अपनी ऊर्जा राष्ट्र बनाने में काम ले कि राष्ट्र मिटाने में? बनाने में। अब इमेजिन करो तुम जैसे सातिर को हमने शासन में ले लिया। क्लियर है? और आपके अंदर मूल्य नहीं है, नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो आप गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, आप सब काम करेंगे, पर उस एपी सिंह की तरह करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमें एपी सिंह चाहिए कि राजीव रतन सा? उसके लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। इसीलिए जीएस पेपर 4 पूरा ही इस काम को दिया गया है कि निचोड़ लो उसके विचारों को सारा। एक 50 नंबर में पूछना हो तो आसान है, इसीलिए इंटरव्यू के साथ इसमें जोड़ा है कि इंटरव्यू में 30 मिनट में गोली देना आसान काम है। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है, बताऊंगा क्यों, पर फिर भी आप जैसे सातिर से निपट पाना मुश्किल काम है। जैसे आपके पिताजी आपकी समझ कम रखते होंगे मेरी तुलना में। क्लियर है?
कारण क्या है कि उनको लगता मैंने पैदा किया इसलिए मैं समस्या जानता हूं। उन्होंने तो समस्या पैदा कर कर छोड़ दी। उस समस्या से जूझ कौन रहा है? तो समस्या सारी समझ में किसके आ रही है? तो मैं आपकी ज्यादा समझ रखता हूं। क्लियर है? तो 30 मिनट के अंदर आदमी का पता करना मुश्किल काम है। आप 30 मिनट में इतने दोगले हो कि किसी को महसूस नहीं होने दोगे कि क्या गुण है और क्या गुण नहीं है। जैसे रिश्तेदार घर में आते हैं तो मासूमियत चेहरे पर आती है कि नहीं, और अगले 1-1.5 घंटे वो घर में रहे, जब तक वो 200 रुपए देकर जाते हैं आपको, तब तक के लिए आप शांत रहते हैं कि नहीं? तो ऐसा लड़का ना हो कहीं कि 30 मिनट में झांसे में ले ले। इसलिए कहा गया कि 2.5 घंटे 250 नंबर, और निचोड़ निचोड़ कर पूछो एक एक चीज, किसके मन की चीजें निकलवाओ। तो कैसे पूछते हैं कि ये सब आगे पढ़ोगे कि पहले गुण पूछते हैं कि ईमानदारी किसको कहते हैं, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में फर्क क्या है, ठीक है, झूठ बोलना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, झूठ बोलने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तब क्या होगा कि आप अपने मन में जितना अनुभव लिया आपने 20-25 साल सारा लिख डालेंगे। इससे हमें आपका पूरा चरित्र का पता चल जाएगा कि नटवरलाल है कि चंद्रशेखर है कि अच्छा राजीव रतन शाह बनेगा। क्लियर है? यह आधार है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू क्लियर है 275 नंबर का। तो आज का पैटर्न क्या कहता है देखो, प्री एग्जाम में 2 पेपर, एक जीएस दूसरा सी सेट। सी सेट है क्वालिफाइंग, सिर्फ पास करना है, 33% लाने हैं। क्लियर है? और जीएस जो है आपका 200 नंबर का, वो एक तरीके का मेन एग्जाम है। क्लियर है? आप प्री पास करेंगे तो ही आप किस में आएंगे? मेंस में। और जब आप मेंस में आएंगे तो जीएस के कितने पेपर होंगे? 4। कितने नंबर की जीएस हो गई? 1000 नंबर की। क्लियर है? उसके बाद आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जिसके 2 पेपर होंगे। कितने नंबर का हो गया? 500 नंबर का। क्लियर है? और उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक निबंध का पेपर होगा जो पहले 200 का होता था, अब कितने का होगा? 250 का। 2 निबंध होंगे 125 के। क्लियर है? तो 250 नंबर का क्या हो गया? निबंध। 1750 नंबर की आपकी क्या हो गई? मेंस। क्लियर है? प्लस 275 का इंटरव्यू। 2025 की एग्जाम 2012 में कितने की थी? 2300 की। कितने की थी? 2300 की। और अब कितने की हो गई? 2025 की। तो क्या क्या फर्क हुआ समझना। जीएस बड़ा है, हाँ या ना? ऑप्शनल कम हुआ है, हाँ या ना? क्लियर है? इंटरव्यू के नंबर कम हुए हैं। क्या हुए हैं? कम हुए हैं। अब क्यों हुए जरा समझना कि इस पूरे खेल में अब एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ऑलराउंडर होगा। क्या होगा? ऑलराउंडर। फिर आपके दिमाग में एक संदेह होना चाहिए, हालांकि सारे संदेह भी मेरे मन में ही है ना, कि सर ऑप्शनल क्यों है? तो आज एक ऑप्शनल इसलिए रखा गया है कि जब हम एक सामान्य व्यक्ति चुन रहे हैं तो साथ में हमें यह भी पता हो कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। क्लियर है? क्योंकि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक पढ़ाया था कि सामान्य अधिकारी के साथ साथ विशेषज्ञ भी चाहिए। क्लियर है? तो आज सपोज करो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो वहां एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया है जिसके पास अनुभव है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का, जिसका फील्ड नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर का एडिशनल डायरेक्टर जनरल नहीं है, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है एसओजी का, यानी लोगों को मारने का। पर आज उसको फील्ड पर इसलिए भेजा गया है कि उसने अपनी नौकरी के दौरान ऐसा अनुभव दिखाया है कि मैं जहां मैंने पैर रखा वहां शांति आई है। क्लियर है? तो वो स्पेशलाइजेशन है उसका। इसलिए ऑप्शनल का एक ऑप्शनल रखने का उद्देश्य है कि आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं ये हमें पता चल जाए, ताकि जब आपसे हम नौकरी करवाएं तो उस क्षेत्र में विशेष लाभ आपसे हम लोग ले सके। क्लियर है? जैसे सपोज करो आप इंजीनियर हैं, अब इंजीनियरिंग के ऑप्शनल से पास हुए हैं तो हम हो सकता है कि आपको एनर्जी के सेक्टर में कहीं लगाएं, पावर सेक्टर में कहीं लगाएं, रेलवे में कहीं लगाएं, जिससे हमें फायदा मिले। अब आप सोचो करो बीए पास आदमी हो, उसको रेलवे में लगा दें, बिजली विभाग में लगा दें। अब सरदार आकर के कि साहब बिजली में कोयला कम पड़ रहा है, कहा कोई बात नहीं बांटते जाओ, देखा जाएगा जो होगा। क्लियर है? अब कोई कह दे साहब लाइन में फॉल्ट आ गया, कोई लाइन काट दो, यही कहेगा बीए पास वाला। तो पर इंजीनियर होगा तो परिस्थितियां शायद ज्यादा बेहतर समझ पाएगा, टेक्निकल चीजें समझ पाएगा, इसलिए एक ऑप्शनल रखा गया है। और 2025 का टोटल एग्जाम है जो है, इस एग्जाम का आउटकम क्या है?
जो आप पीछे पढ़कर आए हैं उससे बिल्कुल विपरीत। ये क्या कर रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहा है जब हमने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति चुन रहा है जो विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, क्लियर है, टेक्निकल समाधान की बात करता हो, पर 13 का सिलेबस किनको चुन रहा है? जो सामान्य हो, सामान्यों के साथ उनकी विशेष रुचि किस में है हमें यह पता चल रही है, और प्लस समस्या का निवारण जानता हो कि जानेगा, जानता हो, समस्या जानेगा कि समझता हो, समझता हो। अब आपको एक ऐसा व्यक्ति चुनना है कि जो सब कुछ जानता हो, बस हमें तो ये देखना है कि तुम में से अच्छा कौन है, तुम में से अच्छा कौन है।